तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पेस प्लानिंग। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है स्पेस प्लानिंग का। ठीक है, इसको हम बस स्टार्ट करते हैं और 1-2 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स और आ जाए, उसके बाद प्रॉपर डिटेल में आज हम समझेंगे स्पेस प्लानिंग के लिए। ठीक है, कि मेनली स्पेस प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, अब स्पेस प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब डिजाइनिंग करते हैं वो स्पेस को समझकर उसका प्रॉपर यूटिलाइज हम कर जब भी हम वहां पर करते हैं, उसके बिना हम वहां पर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग हम वहां पर कर पाते हैं। वरना उसके बिना जो फर्नीचर्स के बीच में स्पेस होता है या किसी जैसे कि वार्डरोब हो गया, बेड हो गया, उनके बीच में हर एक चीज में एक प्रॉपर स्पेस हम वहां पर लेकर चलते हैं। ठीक है, काफी चीजें होती हैं जो हम समझते हैं आज। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्पेस प्लानिंग को, कि स्पेस प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, स्पेस प्लानिंग के बारे में मैंने अभी बता दिया कि प्रॉपर जो हमारी ये मूवमेंट होती है। ठीक है, अ, ये जैसे फर्नीचर प्लेसमेंट है हमारी, जैसे कि ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर ये सोफा है। ठीक है, ये सेंटर टेबल है, यहाँ पर ये टीवी कैबिनेट है। ठीक है, यहाँ पर ये वार्डरोब है, यहाँ पर ये बेड है। ठीक है, और इस यहाँ पर वॉल के साथ ये भी एक टीवी कैबिनेट है यहाँ पर। इसी तरीके से हर रूम में, वॉशरूम में, ठीक है, ये ड्रेस एरिया है आपका, यहाँ पर हो गया। तो हर एक चीज के आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्पेस देखने को मिलेगा, एक पाथ देखने को मिलेगी। अगर मैं मान ये हम कहीं से हम मतलब बाहर से हम आ रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि मैं इस रूम में एंट्री कर रहा हूं, तो इस रूम में मैंने एंट्री करी, मुझे अगर बेड के इस साइड जाना है तो मैं आराम से आ सकता हूँ, इस साइड जाना है तो इधर भी मैं आराम से आ सकता हूँ, या मुझे सोफे पर बैठना है मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, मुझे यहाँ पर ड्रेस रूम में जाना है तो मैं आराम से जा सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, कोई चीज मेरे सामने तो नहीं आई ना। ठीक है, तो इसीलिए स्पेस प्लानिंग यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझते हैं स्पेस प्लानिंग को और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा इसमें वो होगा ह्यूमन मूवमेंट। देखिए, अब ह्यूमन मूवमेंट क्या होता है, सबसे पहले ह्यूमन को समझो। ठीक है, क्या समझना है कि जो लोग उस घर में रहेंगे उनको हमें समझना है वहां पर सबसे पहले, जो कि पिछली क्लास में भी मैंने बताया है किस तरीके से सारी चीजों को किया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए, इंटीरियर डिजाइन क्या होता है, वो कोई फर्नीचर के लिए नहीं करवाता। जो भी अपने घर पर जो इंटीरियर करवा रहे हैं वो हम कोई मतलब ना तो कोई फर्नीचर के लिए उसके घर का इंटीरियर करते हैं, वो उन लोगों के लिए इंटीरियर किया जाता है मेनली। ठीक है, हर रूम में एक इनविजिबल रोड होती है, जैसे कि हम बाहर सड़क पर चलते हैं, एक रोड होती है एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाने के लिए, मतलब अपने घर से निकले और हमें किसी दुकान तक जाना है तो एक रास्ता होगा ना, एक पाथ होती है जाने के लिए। जैसे कि इस सोफे के साथ है, यहां पर ये स्पेस है, ये एक पाथ है ना, ये एक इनविजिबल रोड है, लेकिन हम इस रास्ते के थ्रू ही तो हम इसके चारों तरफ जा सकते हैं ना। ठीक है, यहां से हम इधर से निकल के जा रहे हैं, इधर से हम आ रहे हैं, तो एक पाथ हो गई ना। ठीक है, तो उसी रोड को क्या करते हैं हम सर्कुलेशन पाथ बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रोफेशनल डिजाइनर होते हैं पहले वही बनाते हैं, क्या करते हैं हम, जो एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर होता है वो फर्नीचर से पहले उस पाथ को बनाता है वहां पर, कि जब हम यहाँ पर फर्नीचर प्लेसमेंट करेंगे तो वो जो पाथ होगी, जो रोड होगी जिस पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकते हैं, तो वो किस तरीके से बनाई जाएगी, वो मोमेंट हम कैसे करेंगे, वो वॉक हम कैसे करेंगे, जिससे कि कोई भी चीज हमारे बीच में ना आए। आप किसी रोड पर चल रहे हो, सड़क पर चल रहे हो, और आप चलते चलते आपके बीच में पूरी रोड पर एक गाड़ी खड़ी है। ठीक है, अब निकलने का तो रास्ता है हम, लेकिन हम क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा मुड़ मुड़ कर जा रहे हैं, जिग जैग तरीके से हम वहां पर जाएंगे, कि पहले सामने हम सीधा चल रहे थे लेकिन एक गाड़ी खड़ी है, जिससे कि हम या तो हम उसके लेफ्ट या राइट साइड से हम वापस क्रॉस करके फिर आगे का रास्ता है। तो अगर आपके घर में आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, अपने रूम से ड्राइंग हॉल में जा रहे हो, ठीक है, तो अगर बीच में कोई फर्नीचर आता है तो वो एक परफेक्ट प्लानिंग नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर बताता हूं, जैसे कि आप एक बेडरूम में हो, उसका डोर ओपन करते हो, एक वॉकिंग पाथ होती है, डोर के बाद आप किस पर जाते हो, एक अपने बेड पर जा सकते हो, आपकी रूम में वार्डरोब होगी वहां पर आप जा सकते हो,
आपका मास्टर बेडरूम है तो वॉशरूम में आप जा सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा जो रूट है वो हमारा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, वो हमारा पूरा स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पर मैनेज कर कर चलते हैं। ठीक है, वो पाथ हमारी स्मूथ होनी चाहिए। अगर वो जिगजैग, अगर हम जब उस पर यूज कर रहे हैं उस पाथ को, अगर वो जिगजैग होगी तो जो सीधी मूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं होगी। ठीक है, ये एक परफेक्ट प्लानिंग नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो है फर्नीचर सर्कुलेशन। ठीक है, अब जो फर्नीचर सर्कुलेशन होती है, अभी थोड़ा सा ये बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद इनको प्रॉपर डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए जो फर्नीचर सर्कुलेशन होता है, इसका मेन मतलब क्या होता है, फर्नीचर के बीच में कितनी जगह हमें छोड़नी है। जैसे कि ये हमारी यहाँ पर ये हमारा एक लिविंग रूम है, लिविंग रूम में ये हमारी सेंटर टेबल है और ये सोफा है। अब इनके बीच में भी हमें एक प्रॉपर स्पेस हमें लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, ये इधर सामने आपका एक ड्रेसिंग टेबल है। ठीक है, इस सोफे और उसके बीच में कितना स्पेस छोड़ना है। ठीक है, तो ये कितना स्पेस हमें छोड़ना है। उसके बाद जो फर्नीचर है वो ऐसे चिपका के हमें कभी भी प्लानिंग नहीं करनी है कि स्पेस कम है और उनको चिपका दो, नहीं। उसके कुछ और सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, उसके कुछ और सोर्स होते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन वहां पर फंसती है, जब हम प्लानिंग करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, उसमें हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। लेकिन ये जो थियोरटिकल है, बेसिक्स है, पहले ये हम समझ लें, तो जिससे कि जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर वहां पर इजीली हो सके। ठीक है, अब जो मोमेंट स्पेस है वो देना प्लानिंग होती है। मतलब कि जो ये मोमेंट स्पेस होता है इसी को हम प्लानिंग बोलते हैं मेनली। ठीक है, ये खाली सोफा प्लेस करना, सेंटर टेबल, कोई ड्रेसिंग टेबल या कोई हम वार्डरोब हमने बना दी, वो प्लानिंग नहीं होती। ठीक है, उस मोमेंट स्पेस को देना वहां पर एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। अब जैसे कि मैं इसे भी एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं। जैसे कि एक सोफा है जो मैंने अभी दिखाया है यहाँ पर इमेज में, एक सेंटर टेबल है, हमारी एक टीवी यूनिट भी होगी। अगर क्या होता है कि सेंटर टेबल और सोफे का बिल्कुल पास रख दिया हमने, तो क्या होगा, उससे हम टकराएंगे। अगर हम जा रहे हैं तो उससे बार बार हम टकराएंगे। ठीक है, और अगर बहुत दूर रख दिया तो उससे क्या होगा, अगर हम उस पर बैठकर जैसे कि कुछ चाय पानी हम पी रहे हैं तो वो हम प्रॉपर नहीं पी पाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में एक परफेक्ट स्पेस होना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से हम यहां पर समझते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है ह्यूमन बॉडी डायमेंशंस। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने अभी आपको बताया जो स्पेस प्लानिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है। जो स्पेस, जो प्लानिंग हमें, जो फर्नीचर हम प्लेस कर रहे हैं वो तो हम कर लेंगे वहां पर, लेकिन जो हमारी प्लानिंग जो होती है वो किस बेस पर हम करते हैं। ठीक है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले है जो एवरेज शोल्डर विड्थ होती है। ठीक है, मतलब कि जब एक मेल है तो 550 से लेके 600 तक उनका जो एक विड्थ होती है जब हम एक चलते हैं। ठीक है, उसके बाद फीमेल की है वो 500 से लेके 550 तक उसकी वहां पर आपकी हम रखते हैं। ठीक है, अब जो जब हम चलते हैं तो आप देखोगे तो हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलते। ठीक है, थोड़ा सा हम मतलब स्विंग होते हुए चलते हैं, थोड़ा सा लहराते हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब वो मूवमेंट हमारे अंदर आता है। आप देखते भी होगे, आप चल के भी देख सकते हो इन चीजों को। तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, जो वॉकिंग मूवमेंट होती है उसमें 100 से 150 एक्स्ट्रा हमें लेकर चलना पड़ता है। मतलब कि टोटल रिक्वायरमेंट जो हमें पड़ती है 700 से 750 की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि जब हम जब चल रहे हैं, मतलब जो कितना स्पेस एक ह्यूमन बॉडी जो होती है वो वहां पर कवर करती है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम यहां पर समझ सकते हैं। तो टोटल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी हो गई, 700 से 750 ठीक है, इसके बाद जो ह्यूमन बॉडी डायमेंशंस होती है उनको हम थोड़ा सा अब यहां पर समझते हैं। अगर देखिए जो वॉकिंग स्पेस होता है 600 ठीक है, इसमें क्या होता है, यू कैन ओनली पास फ्रॉम दी साइड, मतलब वहां आराम से एक आप पास कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 750 में क्या होता है, मिनिमम एक्सेप्टेबल। ठीक है, आराम से हम वहां पर, मतलब कि उसमें हम पास कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजी हम वहां पर कर सकते हैं। इसके बाद जो 900 का स्पेस होता है, मतलब ये स्पेस किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, दो फर्नीचर के बीच में। ठीक है,
दो फर्नीचर्स के बीच में हमें कितना कितना स्पेस हमें रखना है। अगर 900 mm है तो वो एकदम परफेक्ट होता है, कंफर्टेबल होता है, ठीक है। अगर छोटा स्पेस है, देखिए अगर छोटे घर होते हैं, अब हम जब प्लानिंग करते हैं तो कोई 2 BHK भी होता है, 3 BHK, अब 2 BHK ऐसे भी होते हैं जो 600-700 स्क्वायर फीट में भी होते हैं घर, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 BHK 1000-1200 स्क्वायर फीट के भी होते हैं, या 1300 स्क्वायर फीट में 3 BHK भी आपके होते हैं। तो वो अलग अलग जो घर होते हैं उनकी मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप जब ये स्पेस आप मेंटेन कर कर चलोगे तो आपको किस तरीके से करना है। अगर बहुत ही कम स्पेस है हमारे पास तो हम 600 mm का स्पेस लेकर चलेंगे फर्नीचर प्लेसमेंट में, ठीक है। अगर हमारे पास एक ठीक ठाक स्पेस है तो हम 750 mm लेकर चलेंगे। अगर हमारे पास एक अच्छा खासा स्पेस है तो हम 900 mm वहां पर जो स्पेस हम लेकर चलेंगे दो फर्नीचर के बीच में, कि अगर हम वहां से पास कर रहे हैं वो एकदम कंफर्टेबल वहां से हो जाते हैं, हम आपस में मतलब हम फर्नीचर के साथ टकराते नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर 1000 mm की बात करें तो एकदम प्रीमियम हो जाता है, मतलब कि काफी स्पेस आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद जो 1200 mm होता है वो लग्जरी विला स्टैंडर्ड्स के लिए होता है, जो विला प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़े बंगले टाइप घर होते हैं, विला टाइप घर होते हैं, उनके लिए हम वहां पर 1200 mm का लेकर चलते हैं। इसके बाद जो 1500 mm होता है आपका, वो अगर दो लोग आपस में आ जा रहे हैं, मतलब एक इधर से आ रहे हैं एक दूसरा आ रहा है, दोनों हम साथ भी चल रहे हैं, तो 1500 mm एकदम परफेक्ट होता है, कंफर्टली पास हम कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब क्रॉस कर रहे हैं। जैसे दो गाड़ी जब रोड पर चलती है तो काफी रोड आप देखते हो, जो सड़क देखते हो कि काफी बार तो आराम से आपको ना तो साइड लेनी पड़ती, ज्यादा दबानी नहीं पड़ती गाड़ी, है ना, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो आप आराम से दूसरी गाड़ी के साथ पास कर जाते हो। लेकिन कुछ सड़कें काफी पतली होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है, वन साइडेड टाइप ही होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें जो गाड़ी है उसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है कि लेफ्ट साइड है या हम राइट साइड है, उस पर डिपेंड करता है, तो है ना। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा हमें उसमें परेशानी झेलनी पड़ती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बेड डायमेंशंस, ठीक है। देखिए जो बेड होते हैं उनकी भी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हमारे पास रूम ही 10 बाई 10 का है, अब उसमें हमें टीवी कैबिनेट भी बनानी है, उसमें हमें वहां पर वार्डरोब भी बनानी है, साथ ही वहां पर हमें एक बेड भी प्लेस करना है। इसके बाद और भी कुछ चीजें होती हैं रूम्स के अंदर जो हमें प्लेस करनी पड़ जाती हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब वहां पर बेड का साइज हम किस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं और बेड के क्या क्या स्टैंडर्ड साइज आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो सिंगल बेड होता है, ठीक है, वो आपका 3 बाई 6 या 6.5 फीट का आपका वहां पर होता है, मतलब कि 900 से 1980 mm उसकी डायमेंशन वहां पर होती है, ठीक है। इसके बाद जो क्वीन बेड होता है आपका, वो 5 फीट होता है, जिसको हम डबल बेड ही बोलते हैं, लेकिन उसकी विड्थ कम होती है, लेकिन लेंथ 6 फीट या 6.5 फीट हम वहां पर ले सकते हैं, ठीक है, जो 1500 से लेके 1980 mm वहां पर उसकी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो किंग बेड होता है, जिसको हम 6 बाई 6 का बेड बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी में हम लेकर चलेंगे तो आपका 1800 से 1980 mm वहां पर आपकी उसकी डायमेंशन होती है। अब देखिए मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि अब डिपेंड करता है कि रूम का साइज क्या है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम रूम हमारे पास छोटा है और वहां पर किंग साइड बेड भी हम वहां पर प्लेस कर रहे हैं, वहां पर वार्डरोब भी बना रहे हैं। अब वार्डरोब तो हमने बना दी, किंग साइज बेड भी हमने वहां पर प्लेस कर दिया। अब जब हम वार्डरोब जो हमारी उसके डोर्स होते हैं, जो पल्ले हैं, वो अगर हम उसे ओपन कर रहे हैं तो ओपन ही नहीं हो रहे हैं, वो बेड पर टकरा रहे हैं, ठीक है, तो वो प्लानिंग आपकी वहां पर वेस्ट हो जाएगी। अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वार्डरोब तो आपकी बन गई है, उसके डोर तो छोटे नहीं होंगे। अब बेड है, बेड भी आपका बन चुका है, ठीक है। तो ये चीजें पहले ही आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत होती है। हम सॉफ्टवेयर पर तो हम कुछ भी डिजाइनिंग कर लेते हैं कि यार ये बहुत अच्छा डिजाइन लग रहा है, क्लाइंट ने हमें दिखाया कि भाई ये वार्डरोब ऐसी चाहिए, ऐसा बेड यहाँ पर बड़ा चाहिए, आपने बना दिया, लेकिन जब रियल में साइट पर वो चीज बनी है तो वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहां पर आप फेल हो जाओगे। तो इन इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये डायमेंशंस आपको पहले ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर बेड प्लेस कर रहे हैं तो बेड प्लेस करने के बाद वो एरिया हमारे पास कितना बच रहा है, वो स्पेस हमारे पास कितना बच रहा है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है।
अब जैसे कि चलो इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि हमारे पास एक रूम है, ठीक है, और 10 फीट का रूम है, और हमने उसमें एक किंग साइज बेड वहां पर प्लेस कर दिया, जैसे कि 6x6 का बेड आपका वहां पर हो गया। अब 6x6 का हमने वहां पर बेड प्लेस करा है। उसके बाद जो रूम की कितनी, हमारा 10x10 का रूम है। अब 10x10 में 6x6 का तो बेड हमारा वहां पर प्लेस हो गया। अब 10 में से 6 माइनस करोगे तो आपका कितना बचा, आपके यहाँ पर 4 फीट बचा, ठीक है। अब जो दोनों साइड, बेड के दोनों साइड आपका पास कितना स्पेस बचा है, वहां पर 2-2 फीट बचा है, ठीक है। मतलब कि लमसम आपका 600 mm वहां पर हुआ है। जैसे कि हमारा यहाँ पर कितना पड़ा है, ये 600 mm हमारा स्पेस बचा, ठीक है। अब मैंने स्पेस जब आपको अभी स्टार्टिंग में बताया है जो डायमेंशंस के बारे में, जो एक ह्यूमन जब हम वॉक करते हैं कहीं पर एक पाथ से दूसरे पाथ पर जा रहे हैं अपने घर पे, तो कितना कंफर्टेबल होना चाहिए, तो 600 mm था, बहुत कम था, जो कि हम बस चल सकते हैं लेकिन टकराने का डर भी रहता है, ठीक है। तो ये कंफर्टेबल वहां पर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें आपकी प्लानिंग वहां पर परफेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। मतलब कि ये जो स्पेस 600 mm हुआ है हमारा, ये मिनिमम भी नहीं हुआ। इसलिए 10 फीट के रूम में अगर 10 फीट का रूम है आपका, 10x10 का या 10x11-12 का भी है, तो उसमें आपका किंग साइड बेड वहां पर प्लेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है वार्डरोब डायमेंशंस, ठीक है। अभी ये बेसिक्स है, आप इनको समझ लो। जब हम प्लानिंग करते हैं तो सब चीजों की डायमेंशंस को और डीपली हम वहां पर समझते हैं, क्योंकि जब हम रियल में प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये एक थियोटिकल चीजें ऐसी होती हैं कि जो पहले से अगर आपके माइंड में सेट है, जब आप प्लानिंग करोगे तो आपको पता रहेगा। अब मान के चलो कि अगर ये स्पेस प्लानिंग के बारे में आपको ना बताऊं, ना पढ़ाऊं, जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि स्पेस प्लानिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है। यहां से आपकी चीजें क्लियर होते हैं, वो बेसिक्स, ये बेसिक्स होते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के, जिससे कि आपको क्लियर होंगी सारी चीजें जब आप रियल में जब डिजाइनिंग करोगे, कि हाँ यार स्पेस प्लानिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किंग साइड, जो किंग साइज बेड है, उसको हम छोटे रूम में प्लेस करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। अगर वो ड्रॉ होगी तो वो ओपन नहीं होगी। हम जब एक बेड के एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं, रूम्स के बाहर जा रहे हैं और बेड को क्रॉस कर रहे हैं, तो हमें टकराने का डर रहता है। अगर हमारे हाथ में कुछ सामान होगा तो वो तो टकराएगा ही, ठीक है। तो आपको जब प्लानिंग करोगे तो आपको पता रहेगा, हाँ यार ये चीज भी मुझे ध्यान देना है कि इस तरह की प्रॉब्लम तो फेस नहीं होगी। कितना स्पेस मेरा यहाँ पर बचा है, कम से कम 700 mm का स्पेस होना चाहिए, और मेरा तो स्पेस 600 mm ही मिल रहा है, तो यार 100 mm कम है, तो मुझे बेड का साइज थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। या वार्डरोब हम बना रहे तो उसके जो डोर्स हैं उसका साइज थोड़ा सा हमें छोटा लेना पड़ेगा, जिससे कि अगर हम स्पेस के मतलब कि अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन जब वार्डरोब का गेट ही ओपन नहीं होगा तो वहां तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो हमें उन जो डोर्स है, जो उसके पल्ले हैं, उनको थोड़ा सा कम साइज का लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारे डोर हैं, ठीक है, ये अगर प्रॉपर ओपन ही नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इस वार्डरोब का। आप प्रॉपर तरीके से उसको ओपन नहीं कर पाओगे, उसके अंदर सामान नहीं रख पाओगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं वार्डरोब की। देखिए जो स्टैंडर्ड डेप्थ होती है वार्डरोब की, वो 600 mm होती है, जो डेप्थ हम लेते हैं, गहराई, ठीक है। मतलब कि बाहर से लेके और अंदर वॉल तक कितनी लेते हैं हम, 600 mm, मतलब 24 इंच, ठीक है, मतलब कि 2 फीट, ठीक है। 600 mm, 24 इंच और 2 फीट आपकी ये यहां पर हो गई है, ठीक है। अगर हम वहीं पर स्लाइडिंग वार्डरोब की बात करें तो डेप्थ तो हम स्टैंडर्ड ही ले रहे हैं, लेकिन जो फ्रंट क्लियरेंस चाहिए हमें, मतलब कि वार्डरोब के सामने का जो एरिया हमें चाहिए, कम से कम 750 से 900 mm वहां पर स्पेस हमें चाहिए, ठीक है। इसके बाद जिस ये स्लाइडिंग जिसके डोर ओपन होते हैं, ये हिंग डॉप की वार्डरोब हो गई, जिसके डोर्स हम ओपन करते हैं, जैसे कि ये पल्ले हो गए, ठीक है, ये आपके ओपन होते हैं, ठीक है। इसकी डेप्थ भी वही रहेगी, लेकिन डोर ओपन के लिए हमें कम से कम 500 से 550 mm का स्पेस चाहिए, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड है वो हमें 600 mm वहां पर चाहिए। मतलब कि अगर कंडीशन, मतलब रूम थोड़ा साइज छोटा है तो 500 से 550 mm चल सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो 600 mm यहाँ पर आपका होता है। और टोटल रिक्वायर्ड कितना स्पेस हो गया जो हमें बाहर, मतलब कि यहाँ से और पूरा अंदर डेप्थ तक जो हो गया, वो आपका 1100 से 1200 mm का स्पेस हमें वहां पर चाहिए उस वार्डरोब के लिए। मतलब कि जब आप वॉल से
आप उसको मेजरमेंट करोगे वॉल से लेके और बाहर उस मतलब जो हमारी 600 mm के बाद जो उसकी डेप्थ है उसके बाद भी अलग से हमें कम से कम 600 mm स्पेस और लेकर चलना है वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। खाली कैलकुलेशन हमें इस वॉर्डरो की नहीं करनी है, वॉर्डरो के बाहर के स्पेस की भी कम से कम एक्स्ट्रा 550, मतलब कि कम से कम 550 से लेकर 600 mm तक वो स्पेस हमें आगे भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन चीजों को क्रिएट करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो ये मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम डिजाइनिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो पूरी जो मैं ऐप पर आपको उन चीज़ों को शेयर कर दूंगा। जब हम फर्नीचर की प्रॉपर मेजरमेंट्स क्या होती हैं, जो किचन्स के लिए उनकी प्रॉपर एक मेजरमेंट लिस्ट होती है, वो भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा रहेगा जब आप डिजाइनिंग करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार किन चीज़ों की क्या क्या प्रॉपर मेजरमेंट लेनी है। जैसे किचन के कैबिनेट्स होते हैं, जो हमारा नीचे का कैबिनेट होता है किचन का, उसका साइज अलग होता है, ऊपर का जो होता है उसका साइज अलग होता है, मतलब उसकी डेप्थ अलग होती है। नीचे वाले की डेप्थ हम 2 सवा 2 फीट तक लेते हैं, ऊपर की उससे कम लेते हैं, क्योंकि अगर हम खड़े होंगे तो ऊपर के कैबिनेट पे, किचन के जो ऊपर के कैबिनेट होते हैं वो हमारे सर पर ना टकराए या हम उससे ना टकराए, इसलिए उनकी डेप्थ 2 फीट से कम ली जाती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर वो है सोफा, ठीक है। जो ये लिविंग एरिया में अपने रूम्स पर हम सोफा प्लेस करते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो 3 सीटर सोफा होता है वो हमारा कितना स्पेस लेता है, लमसम आपका 2100 mm का स्पेस वो आपका कवर करता है वहां पर, ठीक है। इसके बाद जो सेंटर टेबल होती है वो 1200 से आपकी 600 mm का स्पेस वहां पर लेती है, ठीक है। ये भी ये 1200 कैसे होगी आपकी ये और इसकी इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका इतना एरिया यहाँ पर कवर करती है। इसके बाद जो टीवी यूनिट डेप्थ होती है, जो हम वो टीवी कैबिनेट बनाते हैं उसकी जो डेप्थ होगी वो कम से कम 450 mm उसकी डेप्थ वहां पर हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आइडल डिस्टेंस होती है सोफा टू सेंटर, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, 450 mm, मतलब कि इस सोफा से लेके जो इस सेंटर टेबल के बीच का जो स्पेस है, ये इनके बीच का स्पेस है, ये कम से कम 450 mm हमें यहाँ पर रखना ही रखना है। इसका 450 का 500 mm हो सकता है, ज़्यादा नहीं लेना है हमें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठ रहे हैं, सिटिंग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ हम अ, मतलब कोई खाना खा रहे हैं, कोई नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम, जिससे कि हमारे सोफे से सेंटर टेबल काफ़ी दूर हो जाती है, तो हमें ऐसे झुकना पड़ता है, ठीक है, आगे को बढ़ना पड़ता है। तो हमेशा जो डिस्टेंस होती है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, 450 mm एकदम परफेक्ट होती है। अगर थोड़ा सा स्पेस हमें ज़्यादा बढ़ाना तो हम इसको लास्ट 500 mm हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो है पैसेज बिहाइंड सोफा, मतलब कि जो पैसेज होता है, मतलब सोफे के अगर आगे पीछे भी हम स्पेस छोड़ रहे हैं तो मिनिमम स्पेस हमें 900 mm लेना है। इसके बाद अगर थोड़ा सा स्पेस ऐसे लग्जरी है, ठीक है, मतलब हमारे पास काफी स्पेस है, तो वहां पर हम 1200 mm का स्पेस हम वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। देखिए सारी चीजें डिपेंड करती हैं जब ये मेजरमेंट होती है। देखिए जो स्टैंडर्ड है, देखिए जो 3 सीटर सोफा है आपका, वो जितना स्पेस लेगा वो तो लेगा, ठीक है। सोफे थोड़े से भी जैसे बेड आते हैं किंग साइज क्वीन साइज, थोड़े से छोटे आते हैं, वो तो हो सकता है, लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड होते हैं वो इतना स्पेस लेते ही लेते हैं। सेंटर टेबल, टीवी यूनिट डेप्थ होती है, अब इनमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो डिस्टेंस है सोफे से लेकर सेंटर टेबल के बीच में, वो स्पेस आपको इतना ही मेंटेन करके चलना है, ठीक है। लेकिन जो अगर हमारे पास स्पेस काफी अच्छा है तो मतलब उसके आगे पीछे का इस जो वॉकिंग स्पेस होता है वो भी हम थोड़ा सा बेटर हम वहां पर ले सकते हैं। जैसे कि 900 mm ज्यादा लग्जरी है तो 1200 mm का स्पेस, क्योंकि हमारे पास स्पेस उसी तरीके से वहां पर है। इसके बाद जो डाइनिंग प्लानिंग है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जो डाइनिंग टेबल है वो 4 सीटर की अगर हम ले रहे हैं तो 900 mm से लेके 9, मतलब 900 to 900 mm उसकी जो स्पेस है वो वहां पर आपका कवर करती है। तो उस स्पेस को आपको समझना पड़ेगा कि कितनी आपकी जो डाइनिंग टेबल है वो स्पेस कवर करेगी। जब आपके पास, अब जब फर्नीचर प्लेसमेंट करते हो, एक आपका लिविंग रूम है, ठीक है, आप किचन है, उसके बीच में एक स्पेस बचा है आपका जहां पर आपको डाइनिंग एरिया प्लेस करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार जो एक 4 सीटर
जो डाइनिंग टेबल है वो मेरा कितना स्पेस वहां पर कवर करती है। ठीक है, अगर हम 6 सीटर की बात करें तो 1800 टू 900 mm आपका वो स्पेस वहां पर कवर करती है। जैसे कि हमारा ये 4 सीटर है, जैसे कि ये 900 आपकी इधर हो गई और 900 इधर हो गई। ठीक है, अगर ये 6 सीटर होती तो 900 mm आपकी ऐसे हो गई और ये 1800 mm आपकी ऐसे इसकी डेप्थ होगी यहाँ पर। ठीक है, विड्थ डेप्थ के हिसाब से हम इन चीजों को यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चेयर विड्थ होती है, मतलब कि जो एक चेयर आपका जितना एरिया कवर करती है वो 400 mm वहां पर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चेयर को खींचकर हम बैठते हैं ना, कि चेयर को पीछे खींचकर जब भी तो हम यहाँ पर इस पे चेयर पर बैठ पाएंगे ना, तो वो कितना एरिया कवर करेगी जो हम उसको चाहिए, तो उसके लिए हमें 600 mm वहां पर उतना स्पेस वहां पर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा। अब मान के चलिए स्पेस हमारे पास कम है, अब हम इस चेयर को यहाँ से खींच रहे हैं और पीछे हमारे एक कैबिनेट है किचन का और वहां पर उससे टकरा रहे हैं, हम प्रॉपर बैठ ही नहीं पा रहे हैं, फंस फंस कर उस पर बैठ रहे हैं, तो वो परफेक्ट प्लानिंग नहीं है। इसलिए इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि पीछे अगर इसको पुल करके हम खींच रहे हैं तो वो कितना आपका जो स्पेस है वो कवर वहां पर करेगी। ठीक है, और अगर वॉकिंग की बात करें तो 900 mm उसका वॉकिंग स्पेस हमारा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जो हम एक वॉकिंग स्पेस इसके चारों तरफ हम जहां पर घूम सके। ठीक है, इसके बाद अगर हम टोटल स्पेस की बात करें कितना स्पेस हमें चाहिए चाहिए तो 3000 टू 3000 mm हमें प्रॉपर उस डाइनिंग टेबल के अराउंड आपको स्पेस चाहिए। मतलब ये तो डाइनिंग टेबल हमारी हो गई, लेकिन इसके प्रॉपर मतलब इसके चारों तरफ का स्पेस मिलाकर भी, जैसे कि हम पुल भी करेंगे चेयर को, उसके बाद हमें वॉकिंग पाथ जो होती है हमारी वो भी स्पेस चाहिए, तो 3000 टू 3000 mm हमें वहां पर चाहिए ही चाहिए वहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है किचन ट्रायंगल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किचन ट्रायंगल में, जब हम यहाँ पर काम करते हैं किचन में। देखिए अब किचन की प्लानिंग ही कुछ डिफरेंट है तो हम उसमें नहीं कर सकते, लेकिन एक जो प्रॉपर प्लानिंग होती है किचन की, ठीक है, आज के टाइम पे ज्यादातर जो फ्लैट्स होते हैं, कोई अपना घर भी बनवाते हैं, तो उसमें ना किचन की जो डिजाइनिंग की जाती है उसमें स्लैब वगैरह कुछ नहीं डलवाते, खाली किचन का एक खाली स्पेस होता है। तो उसकी प्लानिंग जब एक इंटीरियर डिजाइनर करता है तो इसी तरीके से वहां पर करता है। कैसे? जैसे कि ये किचन ट्रायंगल है, अब आप यहाँ पर किचन में आए हो, आप यहाँ पर होप पर यहाँ पर गैस जो चूल्हा है आपका यहाँ पर काम कर रहे हो। ठीक है, अब आपकी जो मोमेंट होगी, आप एक कदम से दूसरे कदम में यहाँ पर आपके जो बर्तन होंगे वो आप यहाँ पर साफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो आपका फ्रिज होगा, ठीक है, उसके साथ वहां उसके पास आराम से आप जा सकते हो। तो ये एक ट्रायंगल यहाँ पर हमारा बनता है। ठीक है, जो कि काफी स्मूथ होता है। अगर आप देखोगे कि होब हमारी यहाँ पर है, डिश वॉश हमारा इधर कोने में है, रेफ्रिजरेटर हमारा मतलब कहीं और है यहाँ पर है, तो आपकी जो मूवमेंट होगी वो बहुत ही डिफिकल्ट होगी। ठीक है, अगर और कोई किचन का स्पेस जो उसकी विड्थ है वो हमारी कम है, तो अगर कोई दूसरा इंसान भी उस किचन में होगा तो वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्रिज से सिंक तक का एरिया होता है हमारा, ठीक है, यहां से इस यहाँ तक का, वो हमारा 1200 से 2700 mm के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेस है किचन का। किसी का 6x7 का 8 किचन होता है, किसी का 6x6 का ही किचन होता है, किसी का 10x12 का भी किचन होता है। एक रूम साइज के अकॉर्डिंग काफी बड़े किचन होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास किचन का साइज क्या है। इसलिए यहाँ पर 1200 से लेके 2700 mm तक का स्पेस हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, इसके बाद सिंक से लेके होप तक, मतलब ये सिंक है, ये आपका गैस चूल्हा हो, इसके बीच का स्पेस आपका 1200 से लेके 1800 mm का आपका होना चाहिए। होप से फ्रिज का 1200 से 2700, यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना होना चाहिए? 1200 से 2700 mm का स्पेस आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये चीज क्लियर है आपकी? ठीक है, ट्रायंगल ये इसी तरीके से हम प्लानिंग करते हैं कि इतना इतना स्पेस हमारा यहाँ पर होना चाहिए। जब हमारे पास चेक किचन का कुछ भी साइज हो, लेकिन इनकी प्लेसमेंट इन्हीं डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर करते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, क्लाइंट का किचन बना हुआ है, बस हमें उसी में देखें, उस कंडीशन में अगर क्लाइंट तैयार है इन चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए तो परफेक्ट है, अगर नहीं है तो आप उनकी कंडीशन के हिसाब से भी चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर आज के जो
फ्लैट होते हैं, ठीक है, जो हाई राइज बिल्डिंग में जो फ्लैट होते हैं उसमें क्या है आजकल ना आपको स्लैब भी नहीं डाल कर देते। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो मॉड्यूलर किचन अगर आज के टाइम पे बनवाते हैं तो प्रॉपर डिजाइनिंग प्लानिंग के साथ वहाँ पर बनवाते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे स्लैब ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ पर कॉन्क्रीट की स्लैब भी वहाँ पर प्लेस करनी पड़ती है, जो ये स्लैब होती है हमारी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है इस टाइप की स्लैब ही हमें वहाँ पर बनानी है, ठीक है। आजकल इसी तरीके के काफ़ी मटेरियल आते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है, काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं, जो कॉन्क्रीट की जो हम ये स्लैब डालते हैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं। उनमें ना ही आपका कोई उसमें टर्माइट लगता, ना ही दीमक लगती, फायर रेजिस्टेंस होते हैं, और ना ही डैम्पनेस सीलन वगैरह से वो खराब होते हैं। इस तरह के मटेरियल मार्केट में आते हैं, इस तरह के बोर्ड्स आपके वहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है टीवी। जब हम सोफे पर बैठकर या बेड पर हम बैठे हुए हैं तो वहां से जो टीवी देखने की डिस्टेंस, हमारी जो टीवी का साइज होता है उस पर डिपेंड करता है। तो वो कितनी होनी चाहिए हमारी वहां पर देखें। सबसे पहले अगर 43 इंच का टीवी है तो 1.8 से लेके 2.5 मीटर की डिस्टेंस हमारी इन टीवी से और सिटिंग जहां पर हम बैठे हैं उसके बीच में होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। इसके बाद अगर 50 इंची का टीवी आपका 2 से लेके 2.8 सॉरी मीटर उनके बीच की आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए। देखिए टीवी का साइज छोटा है तो डिस्टेंस कम चल जाएगी, लेकिन टीवी का साइज बड़ा है तो कितनी डिस्टेंस हमें रखनी है जिससे कि हम कंफर्टेबल हम टीवी को देख सकें। हम ज़्यादा पास से देखते हैं तो हमें थोड़ा सा हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, तो एक परफेक्ट उस तरीके से हमें नहीं करना है। तो टीवी के साइज के अकॉर्डिंग क्या टीवी वहाँ पर किस साइज का प्लेस होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर वो सिटिंग जो होती है और जो हमारा टीवी कैबिनेट होगा उनके बीच की डिस्टेंस आप उसी तरीके से वहाँ पर मैनेज कर सकते हो। इसके बाद अगर 55 इंच का है तो 2.2 मीटर से लेके 3 मीटर के बीच की डिस्टेंस आप वहाँ पर ले सकते हो। अगर 65 इंच है तो 2.5 से लेके 3.5 मीटर की डिस्टेंस आप वहाँ पर ले सकते हो। इसके बाद अगर 75 इंच का टीवी है तो 3 से लेके 4 मीटर की डिस्टेंस आप वहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर करवा सकते हो। देखिए अगर मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पर हम समझे, अगर आप एक 75 इंच का, ये हमारा 75 इंच का हम वहाँ पर टीवी लगवा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्लाइंट हर बात मतलब हर ये नहीं बताएगा कि यार मुझे यहाँ पर 75 इंच का टीवी चाहिए या मुझे यहाँ पर मैं 55 इंच का लगाऊंगा, ठीक है। तो पहले आपको चेक करनी है प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ें, रिक्वायरमेंट आपको पूछनी कि सर आप एक मैक्सिमम किस साइज का आप वहाँ पर टीवी लगाना चाहते हो। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जैसे 43-50 के बीच में 1.8 से लेके 2.5 मीटर की बीच डिस्टेंस है, तो आप एक तो जो 43 और 50 में एक ही डायमेंशन आप ले सकते हो, लेकिन अगर 43 से डायरेक्ट ही वहाँ पर चेंज कर रहे हैं 75 में तो वो उस कंडीशन में आपको प्लानिंग भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट्स पहले ही आपको वहाँ पर अपनी क्लियर कर कर चलनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर डोर प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए डोर प्लानिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम डोर तो प्लेस कर देते हैं लेकिन डोर का हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से वहाँ पर क्या विड्थ रखनी है, कितना स्पेस वो लेगी, ठीक है। और जब हम डोर ओपन होता है तो वो कितना स्पेस कवर वहाँ पर करती है। देखिए जो डोर की विड्थ होती है लमसम वो आपकी 750 वहाँ पर होती है। अगर जो स्टैंडर्ड होते हैं अगर बेडरूम की हम ले तो लमसम आपकी 900 वहाँ पर होती है। और जो मेन डोर होता है आपका 1000 से लेके आपका 1200 वहाँ पर उसका जो स्पेस वहाँ पर वो आपका लेकर चलती है, ठीक है। अगर डोर स्विंग रेडियस होती है मतलब ये डोर जब ओपन हम करते हैं तो कम से कम 900 वो कवर वहाँ पर करता है। जैसे कि ओपन आपका हो रहा है तो इस तरीके से 900 वो एरिया वहाँ पर आपका कवर कर रहा है। तो आपको वो भी चीज़ देखनी है कि जब आप रूम ओपन कर रहे हो तो पीछे कोई फर्नीचर है, कुछ ऐसी डिजाइनिंग तो आपने नहीं करी जिससे कि वो उसमें ना टकराए, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्नीचर प्लेसमेंट हम वहाँ पर करते हैं। इसके बाद है आपका साइकोलॉजिकल प्लानिंग। देखिए साइकोलॉजिकल प्लानिंग में क्या होता है, अब मान के चलो कि आप एक रूम के अंदर एंटर कर रहे हो, जैसे कि आपने एक रूम के अंदर एंटर किया। अब सबसे पहले आपकी नज़र किस चीज पर पड़नी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ना तो कोई वार्डरोब हो सामने, ना ही टॉयलेट का डोर हो या कोई डस्टबिन ना हो। सबसे पहले क्या होता है हम रूम में एंटर करते हैं तो एक फीचर वॉल होती है हमारी, ठीक है, ये वाली। या तो कोई ऐसी वॉल हो, अगर या तो बेड हेडबोर्ड हो आपका ये वाली वॉल हो, या कोई एक फीचर वॉल हो जिससे कि अलग से आपने जब काफ़ी बार ऐसा होता है कि बेड की प्लेसमेंट डोर हमारा यहाँ से ओपन है, हमें ये वॉल दिख रही है लेकिन बेड की प्लेसमेंट इस तरीके से, तो बेड के बैक साइड वाली वॉल तो हमारी इधर हो गई,
लेकिन ये हमारी एक फीचर वॉल के तौर पर, तो हमें एक उस तरह की वॉल जिससे कि एक काफी अच्छा व्यू वहां पर आता है। ठीक है, तो या टीवी पैनल हो आपका वहां पर। ठीक है, तो ये तीन चीज होनी चाहिए। इसके अलावा या वार्डरोब वगैरह, टॉयलेट डोर या कोई डस्टबिन वगैरह वहां पर उस फेसिंग में हम ना करें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेड स्पेस की। ठीक है, अब देखिए जब आप डिजाइनिंग करते हो तो डेड स्पेस आपको बहुत परेशान करते हैं। काफी कॉर्नर्स, काफी एरिया ऐसे आते हैं जो डेड स्पेस होते हैं, जो मतलब कि वो डिजाइनिंग में हम ना ही उनको ऐड कर सकते, ना ही उनको छोड़ सकते। अब वहां पर क्या बनाए वो भी कंडीशन वहां पर फंस जाती है। जैसे कि आपको स्टेयर केस के नीचे का एरिया जो होता है, ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि हम यहाँ पर एक स्टोरेज के लिए एक अलग से चीज वहां पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब कि इस टाइप से स्टोरेज वहां पर हम बना दें। या जैसे कि हम कहीं से एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद अब ये जो स्पेस बचा हमारे पास, इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ठीक है, तो वहां पर कुछ इस तरीके से वहां पर कुछ डिजाइनिंग के थ्रू या कुछ स्पेसियस स्टोरेज टाइप्स भी हम कुछ चीजें वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। या कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं कि ना ही तो हम वहां पर प्रॉपर सोफा प्लेस कर सकते हैं, ना ही प्रॉपर फर्नीचर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो अब वहां पर हमें कुछ ना कुछ तो डिजाइन करना पड़ेगा। तो वहां पर इस टाइप के कुछ सीटिंग एरिया आप वहां पर बना सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा कि जो डेड स्पेस है उनको हम कैसे यूज करते हैं, किस किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि एग्जांपल के थ्रू कि एक 10 बाई 12 या 12 बाई 12 का रूम हमने लिया। ठीक है, अब उसमें फर्नीचर हमारा लग चुका है और एक कॉर्नर जो है हमारा वो 3 बाई 3 की मतलब स्पेस है हमारा वहां पर बच रहा है। जैसे कि कुछ कॉर्नर, जैसे कि एक सेकेंड, कुछ कॉर्नर जैसे कि ये हमारे एक कॉर्नर हो गया यहाँ पर, या ये कॉर्नर हो गया। ठीक है, अब हमारा ये स्पेस यहाँ पर बच जाता है। तो अब जो ये स्पेस है वो यूजफुल है, मतलब वो यूजफुल है हमारे लिए, तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि वो यूजफुल है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यही हमारा क्वेश्चन होता है कि जो डेड स्पेस है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टेयर के नीचे इस टाइप की स्टोरेज बना सकते हैं। हम जब बाहर से एंट्री कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप का स्पेस हमें मिल सकता है, वहां पर भी कुछ ऐसी डिजाइनिंग के तौर पर कुछ स्टोरेज के टाइप पर बना सकते हैं। या कुछ इस टाइप का कॉर्नर हमें मिल गया जहां पर हम प्रॉपर फर्नीचर तो प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर हम एक छोटा सा एक सीटिंग एरिया हम वहां पर बना सकते हैं। हमें बड़ा नहीं बनाना तो हम वहां पर छोटा बना सकते हैं। यहाँ कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड, यहाँ हमें फर्नीचर प्लेस नहीं करना तो कुछ हम डेकोरेशन से रिलेटेड हम वहां पर कोई भी चीज हम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। अब देखिए ये क्या होता है कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, हम सिविल में तो पढ़ते हैं। ठीक है, घटना बढ़ना कोई चीजें, जैसे कि टाइल्स होती है कंप्रेस होती है, एक्सपेंशन भी उनका होता है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग में होती है। अब आपने किसी होटल में आपने देखा होगा कि जब आप होटल में आप आते हो, जब किसी रूम में एंटर आप कर रहे हो, तो पहले तो आपको क्या दिखेगा, जो पैसेज होगा वो थोड़ा मतलब नैरो होगा, स्पेस कम होगा, एक गैलरी टाइप होगा। लेकिन फिर अचानक जब उस पैसेज को आप क्लियर करते हो तो आपको एक काफी बड़ा एरिया आपको दिखता है, पूरे का पूरा रूम बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है कि वाओ, इस टाइप से ही होता है कि जैसे कि मैं यहाँ से मैंने एंट्री करी, कि मेरी इस साइड से एंट्री है, यहाँ से एक नैरो रास्ता मेरा आ रहा है। ठीक है, नैरो रास्ते से मैं आया, यहाँ पर एक मेरा वॉशरूम है। इसी टाइप से होती है होटल की भी डिजाइनिंग ज्यादातर। और यहाँ से आने के बाद एकदम से मुझे काफी बड़ा एरिया दिखा, पहले तो नैरो दिखा लेकिन फिर बड़ा एरिया दिखा कि यार वाओ सिटिंग एरिया, यहाँ पर मेरा बेड है, यहाँ पर एक किचन टाइप है, मतलब एक प्रीमियम रूम मुझे मिला है, तो एक वाव फीलिंग आती है। तो मतलब ये इस टाइप की डिजाइनिंग आज के टाइम पे लोग अपने घर की प्लानिंग में भी करवाते हैं, जिससे कि एक पहले रूम में आने के लिए एक नैरो रास्ता होता है पैसेज के लिए, उसके बाद एकदम से रूम, काफी बड़ा रूम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे कि जब एंट्री कर रहे हैं तो एक फीचर वॉल या बेड साइड आपको दिख रहा है, तो काफी देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, जो आज के टाइम पे रेजिडेंशियल हो या होटल्स में तो थी, लेकिन उन्हीं को देखकर हम क्या करते हैं आज के टाइम पे यहाँ पर हम अपने घर पर भी इन चीजों को हम यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है यूजेबल स्पेस। ठीक है, अब यूजेबल स्पेस क्या होता है हमारा यहाँ पर, देखिए काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी हम यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी
अब जैसे कि ये रूम है हमारा यहाँ पर, अब इस रूम को हम यहाँ पर समझेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें। अब इस रूम के अंदर आपकी ये बड़ी वॉर्डरोब यहाँ पर हो गई, ये आपका यहाँ पर बेड हो गया, यहाँ पर आपका एक स्टडी टेबल यहाँ पर हमारा यहाँ पर सेट हो गया, यहाँ पर एक सोफा हो गया, यहाँ पर एक टेबल हो गई, ठीक है, यहाँ पर आपका एक ड्रेसिंग एरिया हो गया और ये रूम हो गया। अब इस रूम के अंदर अब जितना भी स्पेस हमारा बचा है ये, ठीक है, ये पाथ जो है हमारी, इसी स्पेस को हम एक यूजेबल स्पेस बोलते हैं। इस पूरे रूम को हम एक यूजेबल स्पेस नहीं बोलेंगे, खाली सब फर्नीचर प्लेसमेंट के बाद जो हमारा स्पेस बचा, ठीक है। अब मान के चलो कि आपका एक 10 बाई 12 का रूम है, ठीक है, 10 बाई 12 का आपका रूम है। अब उस रूम में से खाली आपके पास जो यूजेबल स्पेस होगा वो मुश्किल से मुश्किल 60 से 70 स्क्वायर फीट का होगा, ठीक है। तो क्या स्पेस आपके पास बचा है बाद में, वो आपका यूजेबल स्पेस होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम प्लानिंग करते हैं कि कम से कम हमारे पास कितना स्पेस, जब हम वो डिपेंड करता है रूम साइज पर, क्या एरिया है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास कितना स्पेस बच रहा है उसको हम बोलते हैं यूजेबल स्पेस, ठीक है। ये ये था मेन आपका आज प्लानिंग के बारे में, ठीक है। तो किस टाइप से हम प्लानिंग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। मेन स्पेस प्लानिंग को हमने समझा कि प्लानिंग किस किस तरीके से की जाती है, क्या क्या उसमें, जैसे कि ह्यूमन मूवमेंट्स थे आपके, इसके बाद फर्नीचर सर्कुलेशन थे, ह्यूमन बॉडी डायमेंशंस के बारे में हमने समझा यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बेड डायमेंशंस होती हैं हमारी, इसके बाद वार्डरोब हो गई, सोफा प्लानिंग के बारे में हमने समझा, डाइनिंग के और किचन ट्रायंगल के बारे में समझा, इसके बाद जो डिस्टेंस होती है इन चीज़ों के बारे में हमने, डोर प्लानिंग हो गया हमारा, साइकोलॉजिकल जो हमारी प्लानिंग होती है, इसके बाद डेड स्पेस, आपका कंप्रेशन, एक्सपेंशन और यूजेबल स्पेस के बारे में हमने यहाँ पर समझा है, ठीक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये पॉइंट्स, इसलिए हमें पता होने चाहिए कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो ये चीज़ें हमारे माइंड में हो कि हाँ, अगर हमें ये नहीं पता होगा तो वो डिजाइनिंग आपकी फेल हो जाएगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आपकी फेल हो जाएगी। अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम वहाँ पर एक परफेक्ट प्लानिंग हम वहाँ पर कर पाएंगे। और इसीलिए ये जो टॉपिक्स है, जो थियोरटिकल पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहें जब हम यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो में जो आज का हमारा लेक्चर था स्पेस प्लानिंग का, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं फिर क्लास क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फिर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच।